वालेकुम। आज हम 9 फिज़िक्स के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। ये 20, 40 और 40 की बेस के ऊपर है। 20% इसमें एमसीक्यूज़ है जो कि 12 मार्क्स के हैं। 40% इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस है जिसमें 12 क्वेश्चंस के अंदर से 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। 24 मार्क्स हैं इनके और हर एक सवाल के 3 नंबर हैं। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन। हमें बताना है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है और हमें दिए गए नंबर्स के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करना है। रिलायबली नॉन डिजिट्स, काबिल भरोसा या एक्यूरेट नंबर्स किसी भी दिए गए नंबर्स के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। इसके कुछ रूल हैं, मैं पीडीएफ अटैच करूँगा, उसमें आप इस हेडिंग को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। सरसरी से देखते हैं। अगर हमारे पास ज़ीरो के अलावा नंबर्स हों तो वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर हमारे पास पॉइंट से पहले ज़ीरो हो और पॉइंट के बाद ज़ीरो हो तो इनको हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा नंबर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। तो इसमें 2 है। सेम इसी तरह इस सवाल के अंदर ये 3 है। और अगर पॉइंट के पहले हमारे पास कोई नंबर हो तो पॉइंट के बाद ज़ीरो ये नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि इसका दूसरा शॉर्ट है। हमें डिफरेंस करना है स्पीड और वेलोसिटी के अंदर। स्पीड, डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जो इस डिस्टेंस तय करता है वो स्पीड कहलाता है और जो डिस्प्लेसमेंट तय करता है वो वेलोसिटी कहलाता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती, जैसे ऐसे पहुंच गया। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें ख़ास डायरेक्शन होती है। इसको जस्ट v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको v के ऊपर वेक्टर का साइन बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें न्यूटन का सेकंड लॉ डिफाइन करना है और रिलेशनशिप शो करना है फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ। न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट ये है कि जब फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगती है तो वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है उसी डायरेक्शन में जिसमें फोर्स एक्ट कर रही हो। ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, यानी जितना फोर्स बढ़ाएंगे उतना एक्सेलरेशन बढ़ेगा। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द बॉडी के, यानी जितना मास बढ़ाएंगे उतना एक्सेलरेशन कम होगा। डेरिवेशन की तरफ आते हैं स्टेटमेंट की मदद से कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे। और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, तो ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम के। दोनों को कंबाइन करेंगे तो ए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन एफ ओवर एम आ जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू और कांस्टेंट आएगा जो कि के होगा। और यहाँ के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 1 है। जो इसमें पुट करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा एफ ओवर एम के, और एम यहाँ डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में लाएंगे तो एम ए बराबर आ जाएगा एफ के, जिसको हम अरेंज कर कर एफ इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स बयान करना है और उसका फार्मूला, यूनिट और वो किन अवामिल पर इन्हिसार करता है ये भी बताना है। टॉर्क ये मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, यानी फोर्स के घुमाव के असर को हम टॉर्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पाना है और इस पानी के ऊपर यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं और इस फोर्स को लगाने में जो डिस्टेंस है वो ये ए बी फासला है हमारे पास। तो फोर्स का ये जो घुमाने का असर होगा ये हमारे पास टॉर्क कहलाएगा। इसका फार्मूला टी इक्वल टू एफ इंटू डी होगा और इसकी यूनिट एफ की न्यूटन और डी की मीटर होगी। जिन फैक्टर्स पे टॉर्क डिपेंड करता है उसमें एक तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितनी मिकदार में आप फोर्स लगा रहे हैं, और मोमेंट आर्म यानी ये फासला, किस फासले से आप ये फोर्स लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को बताना है टेम्परेचर क्या है और फार्मूला बता दें सेल्सियस को केल्विन टेम्परेचर में स्केल में चेंज करने का और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस स्केल में चेंज करने का। टेम्परेचर या दर्जा हरारत, इट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल एनर्जीज़, ये औसत है तमाम एनर्जीज़ का जो कि किसी बॉडी में मौजूद हो, या ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी है। इसकी ऐसा यूनिट केल्विन है और इसे थर्मोमीटर के ज़रिए मेजर किया जाता है।
फर्स्ट फार्मूला कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल के इक्वल टू सी प्लस 273 है। जस्ट सेंटीग्रेड के अंदर 273 ऐड कर दें तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए F इक्वल टू 1.8 सेंटीग्रेड प्लस 32 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि काम क्या है और इक्वेशन ड्राइव करनी है W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। वर्क कैन बी डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हासिल ज़रब है डिस्टेंस और फोर्स का, जो कि किसी बॉडी को फोर्स की डायरेक्शन में मूव कराए। एक्सप्लेनेशन में सपोज कर लें कि एक कांस्टेंट फोर्स F एक्ट कर रही है एक बॉडी के ऊपर और इसको डिस्प्लेस कर देती है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, और फोर्स की डायरेक्शन के अंदर जो वर्क डन होगा वो इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के, यानी इस फोर्स के और इस डिस्टेंस के जिससे ये आगे बढ़ रहा है फोर्स की डायरेक्शन के अंदर। तो हम लिख सकते हैं W इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी। अब ये एक एंगल बना रहा है इस हॉरिजॉन्टल के साथ, तो जो हमारे पास फोर्स होगी, वर्क डन जो हमारे पास है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल के बराबर होगा। यानी इफ द फोर्स F मेक सम एंगल देन वर्क डन विल बी द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ द मोशन एंड द डिस्टेंस। यानी फोर्स के जो कंपोनेंट है उसके और दूसरा डिस्टेंस के, यानी हम लिख सकते हैं वर्क बराबर होगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक्स एक्सिस के लिए हॉरिजॉन्टल के लिए तो इसका जो कंपोनेंट बनेगा वो F cos थीटा बनेगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो D होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं W इज़ इक्वल टू F cos थीटा D या W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर थीटा जो है 0 के बराबर लिया जाए तो कॉस 0 जो है वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो 1 के बराबर होता है तो हमारे पास वर्क जो है वो बराबर आ जाएगा W इज़ इक्वल टू एफ डॉट टी के। इसकी यूनिट हमारे पास F की न्यूटन होती है और डिस्टेंस की मीटर होती है, न्यूटन मीटर, और ऑल्सो कॉल्ड एज जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास न्यूमेरिकल स्टार्ट है, जिसमें हमें मास ऑफ अ सॉलिड आयरन रिकिंग बॉल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर फाइंड आउट करना है और डेंसिटी आयरन की 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी गई है। तो रेडियस हमारे पास 18 है और स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर रेडियस हमें दिया गया है, यहाँ पर पुट कर दें इस फार्मूले में तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा वो 24438 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा और डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी गई है और हमें मास फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन में डेंसिटी हमारे पास रॉ बराबर होती है m/v के, तो ये 7.8 दिया हुआ है। मास हमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम जो हमने निकाला है वो यहाँ पुट कर दिया। अब ये यहाँ से डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ग्राम में आएगी। अब अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दें तो मास हमारे पास 190.6 kg आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल है। अ कार इज मूविंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। हमें इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड दी है। व्हेन ब्रेक इज़ अप्लाइड, ब्रेक लगा ली गई, जब भी ब्रेक लगा ली जाती है तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाती है। द वेलोसिटी डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड और डी एक्सीलरेटेड ए इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रुकते हुए उसका जो एक्सीलरेशन था या डीएक्सीलरेशन था वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। तो हमें डिस्टेंस कवर मालूम करना है जो कि इसने रेस्ट में आने से पहले तय किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हमारे पास गिवन है और ब्रेक अप्लाइड हुई है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा था रुकने से पहले तो उसको माइनस में ले लिया क्योंकि डिसेलरेशन माइनस में लिया जाता है और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2a इज इक्वल टू वी.एफ स्क्वायर माइनस वी.आई स्क्वायर। 2 हमारे पास कांस्टेंट है, a हमारे पास -6 है, s हमें फाइंड आउट करना है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 30 है। इसको सॉल्व करेंगे 30 का स्क्वायर यहाँ 2 6 12 हो जाएगा और यहाँ 30 के स्क्वायर ये 12 इधर डिवाइड में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दें और 12 को 900 से डिवाइड कर दें तो 75 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वेक्टर से रिलेटेड है। एक गार्डनर जो है वो लॉन मूवर चला रहा है 80 न्यूटन की फोर्स के साथ, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ 40 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें फोर्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो हमें फोर्स 80 न्यूटन दी गई है, एंगल 40 डिग्री दिया गया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई फाइंड आउट करना है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा ले लें। एफ 80 है, कॉस आपको एंगल 40 दिया गया है, कॉस 40 0.766 के बराबर है। 80 से मल्टीप्लाई करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 61.28 न्यूटन आ जाएगा। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट के लिए एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा ले लें। थीटा हमारे पास 40 डिग्री है, ये निकाल के मल्टीप्लाई करें तो 51.36 न्यूटन हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हुक्स लॉ से रिलेटेड है, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है कि कितनी फोर्स दरकार होगी एक स्प्रिंग को 30 सेंटीमीटर तक खींचने के लिए, जबकि स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास 15 न्यूटन मीटर दिया गया है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट 15 न्यूटन मीटर इनवर्स है और एक्स जो है हमारे पास वो 30 मीटर तक उसको पुल करना है, फोर्स रिक्वायर्ड है। तो एफ बराबर होती है के एक्स के, तो के और एक्स से इनटू करवा दें, 450 न्यूटन हमारे को फोर्स रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है अट्रैक्शन की हमज़ा और अहमद के दरमियान, जो कि एक दूसरे से 50 मीटर के फासले पर है। और हमज़ा का जो मास है वो 60 kg है, अहमद का जो मास है वो 70 kg है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.6 10⁻⁻11 है। तो डेटा बना लेते हैं, M1 60, M2 70 kg, और इनके दरमियान का जो फासला है वो 50 मीटर है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी लिख ली। रिक्वायर्ड में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला लगा लें, F=G M1 M2/r²। सारी वैल्यू पुट करें, G M1 M2 और डिवाइड में R आपके पास 50 है तो 50 इंटू 50 हो जाएगा। इसमें ये 6.673, 60 और 70 इसको एक जगह मल्टीप्लाई कर दें और ये 10⁻⁻11 एज इट इज़ रख दें, और 50 इंटू 50 को मल्टीप्लाई करें तो 2500 आ जाएगा। अब 2500 को डिवाइड कर दें इस वैल्यू के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो, और ये 10⁻⁻11 सेम एज इट इज़ आ जाएगा। ये भी हमारे पास एक आंसर है। और अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लाना चाहते हैं साइंटिफिक नोटेशन के, तो पॉइंट को एक डिजिट यहाँ नेचुरल नंबर पे ले आएंगे। तो जब पॉइंट इस साइड के ऊपर एक डिजिट जाएगा तो 10⁻1 इसके अंदर कम हो जाएगी और ये -10 हो जाएगा। तो जो हमारे पास फोर्स आ जाएगी वो 1.1 10⁻⁻10 न्यूटन आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास बॉयल्स लॉ से रिलेटेड है। एक कंटेनर जो कि 30 मीटर क्यूब का है और उसमें 1,50,000 पास्कल के ऊपर एक एयर को कंप्रेस किया गया है, और अगर वॉल्यूम को 10 मीटर क्यूब डिक्रीज कर दिया जाए तो अब प्रेशर कितना हो जाएगा गैस का। तो जो इनिशियल प्रेशर है वो हमने लिख लिया, वॉल्यूम जो इनिशियल 30 मीटर क्यूब है वो भी लिख दिया, और जो चेंज करना है वॉल्यूम फाइनल 10 मीटर क्यूब वो भी लिख दिया, और हमें फाइनल प्रेशर मालूम करना है। फार्मूला लगा देंगे हम, P1V1 इक्वल टू P2V2। P1 की वैल्यू भी डाल दें, P2 की वैल्यू भी डाल दें, V1 की वैल्यू भी डाल दें, और ये V2 की। P2 हमें फाइंड आउट करना है, इन दोनों को इनटू करें और यहाँ 10 को इसके नीचे डिवाइड में ले आए, तो हमारे पास 4,50,000 पास्कल आंसर आ जाएगा। हमारे पास सेक्शन सी है, और सेक्शन सी भी 40% है हमारे पास, और इसमें भी 6 में से 4 सवाल करने हैं, 24 मार्क्स के हैं, और एक सवाल जो है हमारे पास 6 मार्क्स का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट 2 एडवांटेजेस 2 डिसएडवांटेजेस एंड 2 मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के एडवांटेजेस में सबसे पहला, इट अनेबल अस टू वॉक ऑन अ ग्राउंड, ये चलने में मदद देती है फ्रैक्शन हमें, और ये हमें फिसलने से बचाती है। डिसएडवांटेजेस के अंदर, एनर्जी वेस्टेड हो जाती है मशीन के अंदर फ्रैक्शन की वजह से, और ये स्पीड को भी कम कर देती है। और फ्रैक्शन को कम करने के लिए चिकनाहट लुब्रिकेंट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, और जो स्लाइडिंग पार्ट्स हैं उनको बॉल बेरिंग से, बेरिंग वाले पार्ट से रिप्लेस कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फ्लूइड प्रेशर क्या है, इसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है, और किन अवामिल पर यह इन्हिसार करता है ये बताना है हमने। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज़ नॉन एज फ्लूइड प्रेशर। जो फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करता है वो
फ्लूइड प्रेशर कहलाता है। जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास फ्लूइड मौजूद है तो यहाँ से किस प्रेशर से गिर रहा है, यहाँ पर किस प्रेशर से गिर रहा है, यहाँ पर किस प्रेशर से गिर रहा है, ये हमारे पास फ्लूइड प्रेशर कहलाता है। फैक्टर्स ऑन विच फ्लूइड प्रेशर डिपेंड, उन अवामिल पर जिन पे प्रेशर डिपेंड करता है उसमें सबसे पहली डेप्थ है, मतलब जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। Pressure is directly proportional to depth. The deeper one dive into the water, greater will be the pressure. Twice the depth means twice the pressure. यानी जितना ज़्यादा डीप में जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, और ट्वाइस डेप्थ से प्रेशर भी हमारे पास ट्वाइस हो जाएगा। यानी अगर डेप्थ गहराई डबल कर दी जाए तो प्रेशर भी हमारे पास डबल हो जाएगा। सेकंड हमारे पास डेंसिटी है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ डेंसिटी इंक्रीजेस फ्लूइड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर हमारे पास ऐसा फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, भारीपन ज़्यादा है, तो उसकी डेंसिटी भी हमारे पास अगर ज़्यादा है तो प्रेशर भी उसका बढ़ जाएगा। थर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस जगह के ऊपर फ्लूइड मौजूद है वहाँ पर ग्रेविटी भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो फ्लूइड प्रेशर इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो तीन चीज़ें हो गई, डेप्थ, सेकंड हमारे पास डेंसिटी हो गई, थर्ड हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। इससे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। किसी डेप्थ एच पर एक फ्लूइड की डेंसिटी अगर रॉ हो तो वहाँ प्रेशर को लिखा जा सकता है, प्रेशर बराबर होगा डेप्थ इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्रेशर बराबर हो जाएगा डी रॉ और जी। डी यहाँ पर डेप्थ है, रॉ डेंसिटी है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं और हमारे को ये डेरिवेशन ड्राइव करनी है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट द ऑब्जेक्ट विच आर सेंट इनटू स्पेस बाय साइंटिस्ट, यानी स्पेस में वो ऑब्जेक्ट जो साइंटिस्ट के जरिए भेजी जाए टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और अदर प्लैनेट, जो कि रिवॉल्व करे ज़मीन के गिर्द या और किसी प्लैनेट या चीज़ के गिर्द, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाते हैं। इसकी डेरिवेशन के लिए अगर हम देखें, ये अर्थ है हमारे पास और इसके गिर्द यहाँ पे एक सैटेलाइट मौजूद है ये, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके लिए दरकार होगी वो इसके वेट के बराबर होनी चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर इसके वेट के बराबर होगी तो ये यहाँ रिवॉल्व करेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास बराबर होती है mv² ओवर r के, और वेट जो है वो mg के बराबर है, वेट ऑफ द सैटेलाइट। ये किसी हाइट पर है तो ये mg और स्मॉल सा एक h लिख दिया। तो द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन अ सैटेलाइट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द सैटेलाइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वेट ऑफ द सैटेलाइट के बराबर होना चाहिए, w बराबर होता है mg के, और सेंट्रीपिटल फोर्स mv² ओवर r के। तो इसकी जगह यहाँ ये पुट कर दिया, इसकी जगह ये पुट कर दें। अब ये m से ये m कैंसिल आउट कर दें और इस r को इधर ले जाएं तो ये g और r हो जाएगा और यहाँ v² बच जाएगा, और r जो है हमारे पास, अब ये अगर हमारे पास अर्थ है, अर्थ और यहाँ पर सैटेलाइट मौजूद है इस हाइट के ऊपर, तो हम जानते हैं कि जो अर्थ का रेडियस होता है वो कैपिटल R के तौर पर हम जाहिर कर सकते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा रेडियस स्मॉल r है। तो जो स्मॉल r है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, r प्लस h के। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि स्मॉल r यानी ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक का फासला है वो बराबर है हमारे पास r प्लस h के। तो इस स्मॉल की r की जगह r प्लस h आ गया, और v² को ख़त्म करने के लिए यहाँ टेकिंग रूट ले लें तो इसका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी v इक्वल टू √g r प्लस h। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करना है और उसकी एक एप्लीकेशन भी बतानी है डेली लाइफ के अंदर। बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, यानी वॉल्यूम किसी गैस का उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा और प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो इसको मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं, P प्रोपोर्शनलिटी साइन 1/v या V प्रोपोर्शनलिटी साइन 1/p की मदद से। एक्सप्लेनेशन में अगर प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाता है किसी गैस के तो इसका वॉल्यूम डबल हो जाता है। इफ़ प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ डबल, अगर किसी प्रेशर किसी गैस के इंक्रीज़ किया जाता है तो इसका वॉल्यूम हाफ हो जाता है। और इफ़ द प्रेशर इंक्रीज बाय 3 टाइम देन द वॉल्यूम बिकम 1/3, 3 टाइम उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। और P और V के दरमियान हम ग्राफ बनाते हैं तो एक हमारे पास कर्व्ड आता है। दिस ग्राफ बिटवीन P and V shows that if pressure increases then volume decreases and vice versa।
अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम हमारे पास कम हो जाएगा। जैसे इनिशियल के अंदर अगर हमारे पास प्रेशर 100 है और अगर हम इसको कम करते हैं तो वॉल्यूम भी इसका कम हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास ग्राफ अगर P और 1/V का हो तो उस सूरत के अंदर ग्राफ के अंदर एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी कुछ इस तरह। द ग्राफ बिटवीन P and 1/V shows that a straight line passing through the origin at constant temperature, the product of pressure and volume is constant। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम का हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। दो स्टेट्स के लिए अगर हम लिखेंगे तो फर्स्ट स्टेट के लिए हमारे पास P1 V1 होगा और सेकंड स्टेट के लिए हमारे पास P2 V2 होगा। डेली एग्जांपल्स के अंदर एरोसोल्स वगैरह हैं जैसे कि स्प्रे पेंट्स हैं, ये तमाम यूज़ होते हैं बॉयल्स लॉ के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें डिफाइन करना है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को और डेरिवेशन भी ड्राइव करनी है 1/2 mv²। तो एनर्जी पजेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से जिस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी मौजूद होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। इसका फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv² है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है। इसकी एग्जाम्पल के अंदर मूविंग कार है यानी एक चलती हुई गाड़ी। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पजेस बाय एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स पोजीशन और शेप इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। किसी की जगह या शेप की वजह से जो एनर्जी उसमें पाई जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है और इसे P = mgs से शो करते हैं। और इसकी वैल्यू हाइट से इंक्रीज होती है, जितना ऊपर जाएंगे उतनी इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। और इसकी मिसाल में एक बॉल जो कि छत के ऊपर पड़ी है वो इसकी एग्जाम्पल है। डेरिवेशन की तरफ आते हैं। एक बॉडी है जिसका मास m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी अभी ये रेस्ट पोजीशन में है तो 0 है। एक कांस्टेंट फोर्स इस पर एक्ट कर लेती है जिससे ये मूव करती है एक डिस्टेंस पर और इसकी फाइनल वेलोसिटी v होती है। कंसीडर करें एक बॉडी ऑफ मास m है, स्टार्ट मूविंग एट रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक कांस्टेंट फोर्स इस पर एक्ट करती है और एक टाइम इंटरवल t के बाद इसकी वेलोसिटी जो कि vf है जिसको हम v के बराबर ले लेते हैं और ये कवर करती है डिस्प्लेसमेंट d। तो चूंकि इस पर एक फोर्स लगा और इसने फासला तय किया तो वर्क डन हो गया और वर्क डन का फार्मूला है W = F × D और हम जानते हैं कि फोर्स बराबर है ma के। और डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर लेंगे 2s = vf² - vi²। और यहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट d है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है, इसमें पुट कर दें ये 2 आएगा a एज इट इज़ और d s की जगह आएगा, फाइनल वेलोसिटी की जगह v का स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी की जगह 0 आ जाएगा और v² और ये 2a इधर डिवाइड में आ जाएगा तो d की वैल्यू v²/2a आ गई और f की वैल्यू m है। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो f की जगह m है और यहाँ d की जगह v²/2a आ गया और यहाँ a से a कैंसिल आउट हो गया तो ये mv²/2 जिसको हम 1/2 mv² लिख सकते हैं। ये वर्क डन हमारे को काइनेटिक एनर्जी की सूरत में मिला, मोशन की सूरत में मिला है। तो W = हमारे पास k.E हो जाएगा तो यहाँ W की जगह k.E = 1/2 mv² आएगा। दिस इज द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑपरेशन क्या है, कौन से अवामिल सरफेस एवोपरेशन को ऊपर इफेक्ट डालते हैं वो भी बताएं। तो एवोपरेशन, द प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वेपर, वो प्रोसेस जिसमें वाटर लिक्विड से गैस में तब्दील होता है या वेपर्स के अंदर लेकिन अपने बॉइलिंग पॉइंट से ब्लो पर, वो नॉन एज वो कहलाता है एवोपरेशन और सरफेस एवोपरेशन। जैसे ज़मीन के ऊपर पानी जो पड़ा होता है वो थोड़ी देर बाद सूख जाता है, ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से ब्लो के ऊपर सूख गया तो ये प्रोसेस सरफेस एवोपरेशन कहलाता है। वो फैक्टर जो इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, एक टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी ज़्यादा होगा। आप देखते हैं गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इस तरह विंड स्पीड और रेट ऑफ एवोपरेशन बढ़ जाती है अगर हवा भी ज़्यादा हो, हवा ज़्यादा हो तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी हमारे पास बढ़ जाता है। थर्ड हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड है, अगर सरफेस एरिया लिक्विड का ज़्यादा होगा तो एवोपरेशन ज़्यादा होगी। यानी गिलास में पानी पड़ा हो तो वो इतनी जल्दी नहीं सूखेगा, अगर उसी पानी को ज़मीन पे पौर कर दिया जाए तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वो तेज़ी से ऑपरेट हो जाता है। ह्यूमिडिटी, नमी, अगर नमी ज़्यादा होगी तो एवोपरेशन कम होगा क्योंकि ऑलरेडी हवा में पानी मौजूद होगा तो ज़मीन से पानी इतना ज़्यादा नहीं लिया जाएगा तो एवोपरेशन कम हो जाएगा। द रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीजेज ह्यूमिडिटी।
नेचर ऑफ लिक्विड ऑल्सो इफेक्ट द रेट ऑफ एवोपरेशन। लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट, जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं तो वो तेज़ी से एवोपरेट हो जाते हैं, और जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं वो आराम से होते हैं। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल पेट्रोल वगैरह, इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं तो तेज़ी से हो जाते हैं, और मिट्टी का तेल उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो आराम से होता है। सल्यूट कंसनट्रेशन, सॉल्टी वाटर एवोपरेट मोर स्लोली देन प्योर वाटर, यानी अगर इम्प्योर चीज़ है जिसमें सल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, भारी हो जाता है, तो वो आहिस्ता से एवोपरेट होता है। तो उम्मीद है कि ये मॉडल पेपर आपके समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।